लेकिन तिलचट्टे ही रहेंगे, तिलचट्टे तो गटर में ही रहेंगे, वो तो गटर से बाहर निकल नहीं सकते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में फंडिंग कहाँ से आई है तिलचट्टों के पास, वो तो पूछा ही जा रहा है। लेकिन जुनैद भाई साहब के पास फंडिंग कहाँ से आई कि उन्होंने 4-4 लाख 3-3 लाख रुपए का खाना खिला दिया एक दिन में, तो ये तो पूछा ही जाएगा। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, इसमें छाती पीटने की क्या बात है, इसमें मुहर्रम का मातम करने की क्या बात है, इसमें आंसू बहाने की क्या बात है। छोटी सी बात है कि एक मामूली साधारण औसत दर्जे का व्यक्ति जो एक छोटा सा मोबाइल दुकान चलाता है, वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए का खाना खिला रहा है, इतना अच्छा इतना बढ़िया काम किया है, तो वो टैक्स कितना पे करता है और ये पैसे की आमदनी उसके पास कहाँ से आई है। बस इतना सा सवाल है, जवाब दे दो, बात खत्म हो जाएगी। नन्ही जजेस ये कहेंगे कि बेटा हिसाब मत दो क्योंकि तुमने सुन्नत रसूल की दाढ़ी रखी है, हिसाब मत दो क्योंकि तुमने टोपी पहना है, हिसाब मत दो क्योंकि तुमने इस्लाम का परचम लहराया है, हिसाब मत दो। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है और हो भी नहीं सकता है। और अभी तो जुनैद है, अभी तो डिप्के से भी पूछा जाएगा कि कहाँ से आई फंडिंग। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिस प्रोटेस्ट में ये मांग की गई थी कि छात्रों के जो पेपर लीक हुए हैं, नीट एग्ज़ाम के जो पेपर लीक हुए हैं, उसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे। और हुआ भी ऐसा ही, लगभग 1 महीने तक ये आंदोलन चला, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया। लेकिन ये आंदोलन कई सवाल देश की आम जनता की नज़रों में खड़ा कर चुका है। कई सवाल देश की जनता पूछ रही है। पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस आंदोलन में जिस तरीके से एक जुनैद भाई जो आज पूरी तरीके से वायरल हो रहे हैं, उन्होंने जो खाना खिलाया, जो बिरयानी खिलाई, जो पानी पिलाया, उसकी फंडिंग कहाँ से आई। दूसरा सवाल, वहाँ पर जो जैनजी पहुँचा था, उस जैनजी की जो भाषा थी, जो भाषा शैली थी, जो व्यवहार था देश के प्रधानमंत्री के प्रति, देश की पुलिस के प्रति, प्रदेश की मीडिया के प्रति, आखिरकार ये व्यवहार क्या था। आरएफ के जवानों के प्रति आखिरकार ये व्यवहार कैसा था। सीधा नाजिया मैम से बात करेंगे। मैम, आखिरकार आंदोलन हुआ, वहाँ पर कई प्रोटेस्ट में लोग शामिल हुए, हालांकि आज तस्वीरें कई लोगों की वायरल हो रही है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो देश की जनता के दिमाग में चल रहा है, जो सवाल लोग पूछ रहे हैं कि इस आंदोलन में जो जुनैद भाई थे, जिन्होंने वहाँ पर 35-36 दिन खाना खिलाया, आखिरकार जुनैद भाई के पास ऐसा क्या हाथ लगा कि जुनैद भाई ने लाखों रुपए रोज़ का वहाँ पर खाना खिलाया। और जुनैद भाई भी ये कह रहे हैं कि भाई मैंने खाना खिलाया तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई जुल्म कोई गलती नहीं की। आखिरकार आप इस पहलू को कैसे देखते? वंदे मातरम, जय मां काली। इस देश ने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं और जंतर मंतर तो आंदोलन की जगह में ही परिवर्तन हो गया है उसका। इस देश में एक आंदोलन हुआ था 16 साल, भूख हड़ताल। एक महिला थी मणिपुर की, शर्मिला, जिसको द आयरन लेडी कहा जाता है। कांग्रेस का ज़माना था और कांग्रेस के ज़माने में उन्होंने आंदोलन किया था 16 साल का भूख हड़ताल, इंटरमिटेंट फास्ट। और शर्मिला का सिर्फ एक ही डिमांड था कि जो आर्म फोर्स आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, ये सिविलियंस को मार रहा है, सुरक्षा के पर्दे में छुप करके अपने निजी गरजेस को निकाला जा रहा है। और कांग्रेस की सरकार से उन्होंने डिमांड किया कि आर्म फोर्स को यहाँ से हटाया जाए। वो एक ऐसा प्रोटेस्ट था जिसमें ना ही कोई वायलेंस, ना ही कोई गाली गलौज, ना ही कोई बदतमीज़ी, ना ही कोई अश्लीलता, ना ही कोई हज़ारों रुपए का खर्च, कुछ भी नहीं। ना ही उसमें कोई स्टार आए, ना ही उसमें कोई फिल्म स्टार और अभिनेत्री आए, और ना ही उसमें आज़ादी के नारे लगे, ना ही उसमें चारों तरफ अल्लाह रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, ना ही उसमें किसी भी धर्म और किसी भी जाति को डिफेम और मलाइन किया गया। अगर उसमें ह्यूमिलिएशन किसी को झेलना पड़ा तो सिर्फ शर्मिला द आयरन लेडी को पुलिस डिटेन करती थी, उनके नाक में पाइप डालती थी, खाना डालती थी और उसके बाद फिर ज़मीन पे पटक देती थी। वो कांग्रेस की सरकार थी। एक और आंदोलन इस देश ने देखा था 80 और 84 के दशक में, जब हमारे भारत देश के संत और महंत गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाना चाहते थे। उस वक्त पता है क्या हुआ था? आंदोलनकारी जो थे उनकी छाती पर गोली पड़ी थी। एक और आंदोलन हमने देखा था कार सेवकों का, राम मंदिर।
उस वक्त पता है क्या हुआ था? मुलायम सिंह यादव ने अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर दिया था कि कार सेवकों पर गोली चलाओ, और हजारों की संख्या में कार सेवक मारे गए थे। एक मिनट, एक और आंदोलन हुआ था जब संजय गांधी को ये जो जामा मस्जिद के पास, सेलमपुर के पास, ओखला और बाटला हाउस के पास के मुस्लिम कम्युनिटी की झुग्गी झोपड़ियाँ पसंद नहीं आई थी, और वो झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़वाने लगा था। बिल्कुल तुड़वा करके पूरा चूर चूर करवा दिया था, बुलडोज़र चलवाया था। अभी तो बुलडोज़र बाबा बोला जाता है। एक ज़माना था जब संजय गांधी बुलडोज़र बाबा हुआ करते थे। आंदोलन उस वक्त भी हुआ था, लेकिन आपको पता है क्या हुआ था आंदोलनकारी के साथ? सबको जेल में भर दिया गया था। किसी की टांगें टूटी थी, किसी के हाथ टूटे थे, किसी का माथा फूटा था। लेकिन ब्यूटिफिकेशन के नाम पर जो काम संजय गांधी ने लिया था, उस काम को संजय गांधी ने पूरा किया। और एक आंदोलन 2026 में जंतर मंतर में तिलचट्टों ने किया। सरकार ने उनकी बात मानी, सरकार ने उनकी बातों को सुना, एक नहीं 3 बार सुना, 1 मिनट नहीं 3 घंटे सुना। सरकार के महत्वपूर्ण व्यक्ति ने बैठ करके उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सरकार ने उनको सराहा, उनको एक अच्छा इंसान बनने का मौका दिया। लेकिन तिलचट्टे तो तिलचट्टे ही रहेंगे, तिलचट्टे तो गटर में ही रहेंगे, वो तो गटर से बाहर निकल नहीं सकते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में फंडिंग कहाँ से आई है तिलचट्टों के पास, वो तो पूछा ही जा रहा है। लेकिन जुनैद भाई साहब के पास फंडिंग कहाँ से आई कि उन्होंने 4-4 लाख 3-3 लाख रुपए का खाना खिला दिया एक दिन में, तो ये तो पूछा ही जाएगा। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? इसमें छाती पीटने की क्या बात है? इसमें मुहर्रम का मातम करने की क्या बात है? इसमें आंसू बहाने की क्या बात है? छोटी सी बात है कि एक मामूली साधारण औसत दर्जे का व्यक्ति जो एक छोटा सा मोबाइल दुकान चलाता है, वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए का खाना खिला रहा है। इतना अच्छा, इतना बढ़िया काम किया है, तो वो टैक्स कितना पे करता है और ये पैसे की आमदनी उसके पास कहाँ से आई है? बस इतना सा सवाल है, जवाब दे दो, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जुनैद भाई तो कह रहे हैं कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मैंने खाना खिलाया, मैंने पानी पिलाया, मैंने बिरयानी बांटी, तो क्या ये मेरा जुल्म है? क्या किसी की सेवा करना मेरा जुल्म है? क्या किसी को प्यासे व्यक्ति को जब मैंने देखा कि वो पसीने में तरतर हो रहे हैं, तो मेरी अंतरात्मा जागी और मैंने कहा कि नहीं, इनको पानी पिलाऊंगा, मैं इनके इस आंदोलन में शरीक होऊंगा, और उन्होंने सेवा भाव से वहाँ पे काम किया। नहीं, बहुत अच्छा किया। तो सौरभ दास तो कल ही बैठा हुआ था कपिल सिब्बल साहब के साथ। सुप्रीम कोर्ट के सबसे अमीर, सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले ने, वकील ने फ्री में केस देखने की बात कही है भाई सुप्रीम कोर्ट में। 1 करोड़ रुपए फंडिंग भी करने की बात कही है तिलचट्टों को। तो हमारे जुनैद भाई को चिंता किस बात की है? इस देश का सबसे बड़ा वकील कपिल सिब्बल उनका मामला देखेगा। कपिल सिब्बल साहब द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को कहेंगे कि इसने इस्लाम का काम किया है, इसने सोशल वर्क किया है, इसने प्रोटेस्टर्स को खाना खिलाया है, आप इनसे हिसाब मत मांगिए कि ये पैसे कहाँ से लाया है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? नहीं, आप भी तो एक लॉयर हैं, कि ऐसा पॉसिबल है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई पहुंचे और वो रोए और रोती हुई तस्वीर माननीय जज साहब को दिखाए, और एक पत्रकार उनके कंधे को मसल रहा है, वो तस्वीर जज साहब को दिखाएं और वो कहें कि नहीं साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हिसाब नहीं दे पाऊँगा? क्या ऐसा, आप एक सीनियर लॉयर हैं, ऐसा कभी मतलब ऐसा हुआ है क्या पहले कभी कि आप फंडिंग लेंगे, आप पैसा लाएंगे, आप लेकिन हिसाब नहीं देंगे? देखिए, उनके पक्ष में तो कपिल सिब्बल साहब खड़े होंगे, जुनैद भाई साहब के, क्योंकि सौरभ दास के तो बिल्कुल ब्रो टाइप के दोस्त हो चुके हैं कपिल सिब्बल साहब, यो ब्रो हो चुके हैं। तो कपिल सिब्बल साहब के सामने अगर मैं जुनैद के ख़िलाफ़ खड़ी होती हूँ, या मेरी लीगल टीम खड़ी होती है, या मेरे सीनियर खड़े होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जजेस ये कहेंगे कि बेटा हिसाब मत दो क्योंकि तुमने सुन्नत रसूल की दाढ़ी रखी है, हिसाब मत दो क्योंकि तुमने टोपी पहना है, हिसाब मत दो क्योंकि तुमने इस्लाम का परचम लहराया है, हिसाब मत दो। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है और हो भी नहीं सकता है। और अभी तो जुनैद है, अभी तो डिपके से भी पूछा जाएगा कि कहाँ से आई फंडिंग।
जुनैद भाई तो पहुंच गए ना सुप्रीम कोर्ट। जुनैद भाई तो कह रहे हैं कि मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया, मेरी मेरठ में बहन है, उनके ससुर साहब को परेशान किया, देवर को परेशान किया, मेरे पिताजी को 2-2 बार थाने बुलाया। वो तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हो तो माननीय न्यायालय पहुंच गए। उन्होंने कहा साहब मैंने खाना ही तो खिलाया है, लेकिन मेरा जुल्म इतना है कि मेरे सर पर जो आपने बताया कि टोपी है और मेरे गालों पर दाढ़ी है और मेरे नाम के आगे मोहम्मद जुनैद लगा हुआ है। लेकिन आसान भाषा में लोग समझना चाहते हैं कि यही तथ्य है कि आप मोहम्मद जुनैद हैं इसलिए आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, या हिसाब तो देना पड़ेगा? हिसाब तो सबको देना पड़ रहा है विदाउट एनी कास्ट और क्रीड। जिसने योगी जी के माँ को गाली दी थी, जो मोदी जी की माँ को गाली दिए हैं, जो बच्चियाँ बैठ करके मोदी जी के 13वीं का समोसा खिला रही थी, हिसाब तो सबको देना पड़ेगा। किसके बहकावे में आकर ये सब कुछ किया है। हिसाब तो डिपके को भी देना पड़ेगा कि 80 से ज़्यादा बलात्कारी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में क्या कर रहे थे। तो रांका को भी देना पड़ेगा कि 2000 से ज़्यादा हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल तुम्हारे प्रोटेस्ट में क्या कर रहे थे। हिसाब तो सौरभ को भी देना पड़ेगा कि 400 ज़्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडलर आपके प्रोटेस्ट को क्यों ऑन एयर कर रहा था। तो हिसाब तो सबको देना पड़ेगा। अब उसमें जुनैद भाई साहब के पैसे का हिसाब है तो वो पैसे का हिसाब देंगे, किसी का चाइना का है तो वो चाइना का हिसाब देगा, किसी का गाली का है तो वो गाली का हिसाब देगा, किसी को पुलिस के मारने का है तो वो उसका हिसाब देगा, किसी ने पत्रकार को मारा है तो उसका हिसाब देगा, किसी ने आदरणीय प्रधानमंत्री को गाली दी है उसका हिसाब देगा। 4 लौंडों ने मेरी नंगी तस्वीर आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ बैनर बना करके उछाला है, वो मेरा हिसाब देगा। तो हिसाब तो सबको देना है। इसमें जाति धर्म समुदाय जात पात कहाँ से आ गया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि साहब हमने जन सिस्टम को बदलने के लिए प्रोटेस्ट किया, हमने जेनजी के लिए प्रोटेस्ट किया, हमने नीट के छात्रों के लिए प्रोटेस्ट किया, अब हमें पुलिस परेशान कर रही है। फिर से दीपिका का एक बयान आ गया, वो कह रहे हैं कि साहब पुलिस ज़्यादा परेशान करेगी तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। वो तो यूपी योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं आशुतोष शाह का। वो तो कह रहे हैं योगी जी देख लीजिए इस भीड़ को, आपके यूपी से डराइए और यूपी में रहेगी तो देख लीजिए क्या करेंगे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट जो है वो डेमोक्रेटिक राइट है जी। लेकिन प्रोटेस्ट को जब आप रेडिकल बनाते हैं, प्रोटेस्ट को जब आप उग्रवादी बनाते हैं, प्रोटेस्ट को जब आप गुंडाइज्म का में कन्वर्ट कर देते हैं और प्रोटेस्ट के माध्यम से जब आप देश के लॉ एंड ऑर्डर को डेविस्टेट और रूइन करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो प्रोटेस्ट नहीं रह जाता है, वो मूर्खता होती है और वो उस मूर्खता को रोकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। छात्रों के प्रोटेस्ट में गंदी गालियों का क्या काम, छात्रों के प्रोटेस्ट में रिवीलिंग कपड़ों का क्या काम, छात्रों के प्रोटेस्ट में माँ सीता को डिफेम करने का क्या काम, छात्रों के प्रोटेस्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री की माँ को गाली देने का क्या काम, छात्रों के प्रोटेस्ट में इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करने का क्या काम, छात्रों के प्रोटेस्ट में मीडिया को लात से मारने का क्या काम, छात्रों के प्रोटेस्ट में महिला पुलिस को वर्बल मोलेस्ट करने का क्या काम, छात्रों के प्रोटेस्ट में मेरी नंगी तस्वीर को प्रधानमंत्री के साथ जोड़ करके एडिट करके पोस्टर और बैनर बनाने का क्या काम, छात्रों के प्रोटेस्ट में महिला एंकर के फोटो पर गंदी गंदी चीज़ें दिखाने का क्या काम, छात्रों के प्रोटेस्ट में कैमरा के सामने पैंट का जिप खोल करके अपना औजार दिखाने का क्या काम। मैं तो साफ सवाल कर रही हूँ। कह रहे हैं कि साहब छात्रों पर भी तो लाठीचार्ज किए, किसने अधिकार दिया कि छात्रों पर लाठीचार्ज कर दे दिल्ली पुलिस? आप भी कार्रवाई कीजिए, पुलिस भी कार्रवाई करेगी। किसने किसी को रोका है क्या? जो लाठी खाया है वो पुलिस पे कार्रवाई करे और जिसने पुलिस को लाठी मारा है और जिसने पुलिस को मार पिटाई की है और ब्लड शेड कर किया है, पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। ये तो हुआ पर्सनल। सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार जो कार्रवाई करेगी वो अलग है, उसके बाद देश की सरकार जो कार्रवाई करेगी वो अलग है, हम जैसे लोग जो कार्रवाई करेंगे वो अलग है, अलग अलग जो इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो जो कार्रवाई करेंगे वो अलग है। तो अभी तो कार्रवाई का सिलसिला सिर्फ स्टार्ट हुआ और अभी से रोना गाना स्टार्ट क्यों? धर्मेंद्र प्रधान जी से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे तिलचट्टे। आज देश ने, देश की सरकार ने, देश के राष्ट्रभक्तों ने, देश के संवैधानिक लोगों ने थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी मांग ली तो दिक्कत हो गया, आंसू आ गए आंखों में, प्रोटेस्ट की धमकी देने लगे। आप 20,000 लोग प्रोटेस्ट की धमकी दे रहे हैं, हम जैसे लोग जब निकलेंगे ना तो 20 लाख से ज़्यादा निकलेंगे। एक बार करके दिखाएं क्या?
लेकिन जुनैद ये कह रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और मैं मसूरी थाने के अंतर्गत रहता हूँ, तो योगी जी पर आप कैसे देख रही हैं? वो तो कहते हैं कि भाई अगर कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। नहीं, सही बात है। संविधान के कायदे में सबको रहना है, लॉ एंड ऑर्डर के कायदे में सबको रहना है, शासन प्रशासन के कायदे में सबको रहना है। जो उससे बाहर जाएगा वो फ़ायदे में नहीं रहेगा। आप मर्डर करके आ जाइएगा और आप बोलिएगा कि आप पत्रकार हैं तो मैं आपको इज्जत दे दूंगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आप कहिएगा कि एक रेपिस्ट को आप अपने साथ लेकर आइएगा और कहिएगा कि ये मेरा दोस्त है और आप पत्रकार हैं, तो मैं तो आपको पत्रकार नहीं मानूंगी। मैं कहूँगी कि आप बलात्कारी को दोस्त बना करके घूम रहे हैं और आप अपने आप को पत्रकार बोल रहे हैं। पहले खुद को ठीक कीजिए, तब आप मेरे से सवाल पूछने के काबिल रहेंगे। मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? जुनैद भाई बड़े द बेस्ट। देखिए, इसमें जुनैद होता या कोई और हिंदू होता, अगर किसी भी तरीके का कोई भी इंक्वायरी है तो इंक्वायरी में कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि रोना गाना करना चाहिए रुदालियों की तरह। ये छाती पीटने से कुछ नहीं होगा। और जुनैद को मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है। क्या परेशान किया जा रहा है? पुलिस गई है, नोटिस दी है, पुलिस गई है, जांच पड़ताल कर रही है कि भाई इतना पैसा इनके परिवार में किसके पास है जो ये लाखों रुपए एक दिन में खर्च कर रहे हैं। तो आप कोऑपरेट कीजिए, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? अभी तो 1 महीने से ऊपर मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, मेरे ऊपर FIR हुआ, लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए मेरे खिलाफ। मैं तो परेशान नहीं हुई, मैं तो नहीं रोई। मेरे इतनी गंदी गंदी गालियां मुझे दी गई हैं, इतने गंदे गंदे बैनर और पोस्टर्स मेरे बनाए गए हैं, AI से एडिट करके मेरी तस्वीरों को नंगा किया गया है। मैं तो नहीं रोई, मैं तो बिल्कुल नहीं रोई। लेकिन जुनैद भाई तो बहुत परेशान है। मैं इसलिए नहीं रोई क्योंकि मैं सही थी। जुनैद भाई शायद इसलिए रो रहे हैं क्योंकि वाकई में उनके पास शायद हिसाब नहीं है, और अगर हिसाब खोल देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अब्बा हाफिज सईद का पर्दा खुल जाए। हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। यूपी में योगी जी हैं, हिसाब लेके रहेंगे। यूपी में योगी जी हैं, बंगाल में शुवेंदु जी हैं, आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा जी हैं, उत्तराखंड में जो है पुष्कर सिंह धामी जी हैं। तो हर जगह कोई ना कोई जी तो हैं। और द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में संविधान है, वहाँ भी कपिल सिब्बल जी हैं आपके पास, लेकिन संविधान सर्वोपरि है, तो हिसाब तो देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिसने भी सजेशन जुनैद भाई साहब को सुप्रीम कोर्ट जाने का दिया है वो तो और भी गलत कर दिया है। चलिए, हमारे साथ नाजिया इलाही मैम हैं जिनका साफ ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय कोर्ट जो भी गए हैं जुनैद भाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी संविधान से ही चलता है और संविधान के आधार पर ही आपने ये जो प्रोटेस्ट किया था, लेकिन संविधान के आधार पर ही आपको ये भी बताना पड़ेगा इस लोकतंत्र में कि आपके पास पैसा किसने दिया, कहाँ से आया, अकाउंट में आया, कैश आया, कहाँ से आपने चावल खरीदा, कहाँ से आपने दाल खरीदी, कहाँ से आपने बिरयानी बनवाई, कहाँ से आपने पानी खरीदा। हिसाब तो आपको देना पड़ेगा, चाहे आप माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएँ। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगा कि जुनैद भाई आप हिसाब दे दीजिए, आपका काम ख़त्म। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा।